एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत। जापान का बाजार निक्केई 0.5% नीचे, चीन के बाजारों में हल्की बढ़त। एसजीएक्स निफ्टी करीब 0.5% की तेजी के साथ। कच्चे तेल में मजबूती के बावजूद फिसले अमेरिकी बाजार, डाउ 100 पॉइंट नीचे, यूरोप में मिला जुला कारोबार। कोटक महिंद्रा बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचेगा जापान का सुमिटोमो कॉर्पोरेशन। 611 से 636 रुपए के बीच में हो सकता है सौदा। आज ऑटो कंपनियों के शेयरों पर रखिए नजर, फरवरी बिक्री के आंकड़ों का होगा ऐलान। पेट्रोल के दामों में 3 रुपए की कटौती, लेकिन डीजल 1.5 रुपया हुआ महंगा। एटीएफ की कीमतों में भी बढ़ोतरी। और ज्वेलर्स पर एक्साइज से खफा हैं ज्वेलरी कंपनियां, आज देश भर में हड़ताल का ऐलान। बजट के बाद आज बाजार की होगी शुरुआत। बजट को समझने के बाद क्या बाजार ग्लोबल मार्केट्स पर रिएक्शन देते हैं या फिर भारतीय बाजारों में रेट कट को लेकर अब उम्मीदें बढ़ेगी, और ऐसे में कैसा होगा ट्रेड और किन कंपनियों पर अब आपके लिए है मौके निवेश और ट्रेडिंग के, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं हेमंत भाई। और अनिल, आप देखिए चाइना ने जो रेट कट किया उसके बाद चाइना के बाजार तो आज अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहे। एक्सपेक्टेशन काफी थी कल बाजार बंद होने के बाद कि चीन के मार्केट में एक उत्साह देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा वहां देखने को नहीं मिल रहा। गवर्नर साहब यहां पर एक रेट कट करेंगे तो सबसे बड़ा सवाल यह है जो तेजी होगी वो कितनी टिकाऊ होगी। बिल्कुल, और ढेर सारे फैक्टर्स हैं इस बजट के बाद जो बाजार की दिशा तय करेंगे, और खास तौर से विदेशी निवेशकों का नजरिया क्या भारतीय बाजारों पर बदलने वाला है, ये सबसे अहम सवाल है, खास तौर से कल की बिकवाली के बड़े आंकड़े देखने के बाद। और यही जानने की कोशिश करते हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और हेलिस कैपिटल के समीर अरोड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सीधे सिंगापुर से। समीर सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इससे पहले कि मैं आपको पूछूं बजट कैसा लगा, अच्छा था, खराब था, बोर था, न्यूट्रल था, पहला सवाल जो सब जानना चाहते हैं वो ये कि जो ये एफआईज इतने दिनों से बेचे जा रहे हैं, क्या आपको लगता है इस बजट को देखने के बाद उनकी बिकवाली रुकेगी? इस बजट से जो वो नॉर्मल कर रहे थे वो करेंगे, लेकिन जो बजट के फियर्स के कारण अगर कोई एक्स्ट्रा सेल कर रहा था वो रुक जाएगा। बिकॉज मुझे लगता है कि लास्ट मंथ में फरवरी में जो हमारी मार्केट गिरी वो खाली इसलिए नहीं गिरी कि ग्लोबल फंड्स के ऊपर प्रेशर था या रिडेम्पशन था, लेकिन उनको ये फियर था कि इस बजट में नेगेटिव क्या क्या हो सकता है। तो इस बजट में मुझे लगता है नेगेटिव बहुत ज्यादा नहीं हुआ, पॉजिटिव कुछ चीजों में हुआ, बट ब्रॉडली ठीक ठीक था। सो नेगेटिव ना होने के कारण थोड़ी रिलेटिव कैचअप हो सकती है इंडिया की। इसका मतलब है कि एफआईआई अगर कोई इस डर से थे कि कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाएगा या फिस्कल डेफिसिट हाई हो जाएगा या उससे हमारी करेंसी वीक हो जाएगी, वो सब चीजों से थोड़ा रिलेटिव परफॉर्मेंस इंडिया की हो सकती है, विच मीन थोड़ा रिलेटिवली कम बिकेगा देन व्हाट दे वुड हैव डन अदरवाइज। ओके, तो आप कह रहे हैं एफआईएस की जो बिकवाली उस डर से हो रही थी वो थमती हुई नजर आएगी। लेकिन सर ये बताइए ओवरऑल आपको बजट कैसा लगा, आप कितने नंबर देना चाहेंगे इस बजट को? नंबर तो मैं तो बड़ा स्ट्रिक्ट हेडमास्टर टाइप आदमी हूँ, तो नंबर छोड़िए, बट हर बारी क्या होता है कि बजट से पहले जो एक्साइटमेंट होती है वो कभी बाद में भी होनी चाहिए। तो अब बाद में वो एक्साइटमेंट अब नॉर्मल मार्केट हो गई है कि चलो फिर मेहनत करनी शुरू करो। हमें फ्री में पैसे बनाने में ज्यादा मजा आता है, लेकिन ये फिर वही मेहनत की मार्केट हो गई कि अब वर्ल्ड को देखो, ग्लोबल देखो, इंडिया का इवेंट हो गया, नेगेटिव नहीं हुआ, तो इसलिए उसका थोड़ा रिलेटिव परफॉर्मेंस इंडिया की इंप्रूव हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा तो ठीक ही था। आप ये कह रहे हैं कि अब पैसे बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन क्या इस महीने, मार्च के महीने में एक आसान मौका कहीं दिख रहा है पैसा बनाने का, खासतौर से उन कंपनियों में जो बड़ा डिविडेंड दे सकती है? क्योंकि 1 अप्रैल से अब जो डिविडेंड का ऐलान होगा 10% एडिशनल टैक्स लगेगा और वो ज्यादा प्रोमोटर्स और बड़े शेयर होल्डर्स पर ही लगने वाला है। तो क्या ऐसी कंपनियों पर नजर रखना चाहिए जो अगले 1 महीने में अच्छा डिविडेंड देने की संभावना रखती हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, ये पॉइंट कुछ नहीं है, क्योंकि वो अगले दिन वो प्राइस उतनी ही गिरेगी जितना डिविडेंड दे देंगे। तो ये तो है नहीं कि आप डिविडेंड लेने के बाद आपको वो प्राइस मिल जाएगी जो एक दिन पहले की थी, तो आपको एक डिविडेंड मिल जाएगा बिना बात पे आप मेहनत करेंगे उसके लिए, उसका कोई फायदा नहीं। सर तो ये बताइए, आपने कहा एफआईएस जो बिकवाली कर रहे थे वो थोड़ा उनकी थमेगी, उस फियर जो खत्म हुआ है उसकी वजह से, लेकिन रेटिंग एजेंसीज इसको किस तरह से देखेंगी और आरबीआई इसको किस तरह से देखेगा? कल से ही देखिए एक्सपेक्टेशन हो गई है कि एक जो रेट कट है वो आ सकता है, कुछ लोग तो कहने लगे 50 बेसिस पॉइंट का आएगा, आप कैसे देख रहे हैं?
नहीं, बिफोर दैट मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि FIIs की सेलिंग थमेगी, मैं कह रहा हूं पार्ट ऑफ देयर सेलिंग would have been because of these reasons. तो वो तो मुझे लगता है हट जाएगी। नहीं, एक्चुअली बजट में अच्छी चीजें भी काफी हैं। पहली नंबर 1 अच्छी चीज है कि 3.5% फिस्कल डेफिसिट टारगेट होने के कारण क्रेडिबिलिटी इंडिया की बढ़ी, उससे आप देख रहे हैं ऑलरेडी करेंसी कल बढ़ी, आज बढ़ी, ये सब फॉरेनर्स को फायदा। सेकेंड, बॉन्ड रेट्स कम हुए, उससे काफी फायदा। रेटिंग एजेंसीज कम से कम अब मे भी 3-6 महीने और लगाएंगी मेकिंग श्योर कि ये जो आपने बाकी नंबर्स अज्यूम किए हैं इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम, ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन या आपने ये जो 7th पे कमीशन का क्या नंबर लिया, वो सब चीजें किस हिसाब से आ रही हैं। सो क्रेडिबिलिटी के हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं है। एंड इंडिया की ओवरऑल एज ए सेड मार्केट भी बाकी मार्केट से थोड़ा कैचअप कर सकती है। नेगेटिव मुझे ये लगा कि इतने सारे छोटे 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 टैक्स हर जगह लगा के आपने वो जनरल पब्लिक का मूड खराब कर दिया। और रादर टोल्ड यू, मैं FI भी हूँ, इंडियन इन्वेस्टर भी हूँ, जनरल पब्लिक भी हूँ, मैं सब चीजें हूँ, तो हर दिन मूड मेरा अलग अलग चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। तो बहुत ज्यादा एक एक करके तो 2% आप तो 1% आप, तो बहुत ज्यादा कर दिया, वो जरा मुझे लगता है ओवर डूइंग था। अब सर ये बताएं कि मूड इस वक्त कैसा है और फिर उस हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में आप कितना लॉन्ग है, कितना शॉर्ट है, क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं? वो एडजस्टमेंट तो भी मैं जरा बिलो नॉर्मल हूँ, सो माय नेट विल बी अराउंड 57-58। काफी कम है। हाँ, बिकॉज नॉर्मली मैं 65-70 तक होता था जब बुलिश होता था। तो ये बताइए, तो फिर आप कह रहे हैं कि FIs जो हैं वो थोड़े से जो वो वाली बिकवाली थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स वाली, वो तो थमने वाली, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि भारतीय बाजारों को FIs के फ्लोज पॉजिटिव होने में काफी समय लगेगा जब तक ग्लोबल मार्केट स्टेबलाइज नहीं हो जाते? और अब हमें वापस ग्लोबल मार्केट्स को ही ट्रैक करना होगा और खास तौर पर नजर रहेगी क्या फिर कच्चे तेल पर? करेक्ट जी। पहली बात यह है कि अगर बजट बहुत बढ़िया होता है तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो अगेंस्ट ग्लोबल मार्केट्स, एटलीस्ट थोड़ा बहुत, और उससे फिर वो एक वर्चुअस साइकिल बन जाती है, क्योंकि अगर आपकी मार्केट आउट परफॉर्म करती है तो और लोग उसको बेचना बंद कर देते हैं। हम कई बार कनेक्ट करते हैं कि फॉरेनर बेच रहा है तो मार्केट गिर रही है, बट मेरे को नहीं पता कितने %, बट मेरे को लगता है आधे टाइम ऐसे होता होगा कि मार्केट गिर रही है इसलिए फॉरेनर बेच रहे हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिस्टिक ले आए होते हैं, जिनके इंडेक्स में नहीं होता, जिन्होंने कभी पिछले बुलिश शेयर में खरीदा हो, उनको लगता है कि हमने गलत ट्रेड कर दिया, एनीवे हमारे फंड में तो ये 1% है, 0.2% है, तो कई लोग ऑब्वियसली मार्केट रिस्पॉन्स देख के भी बेच देते हैं। उन सबको रिवर्स करने के लिए उस सेंटिमेंट को यू नीड अ बिगर बजट इन दिस, बिगर मीन बिगर बैंड, बिगर स्टोरी। तो अब यह है कि ठीक है, आप डर वाली चीजें कम कर देंगे कि आपको लग रहा है कि कोई इवेंट हो रहा है बड़ा नेगेटिव, एंड मे बी कुछ लोग इंटरेस्ट रेट की कट के लिए वेट करेंगे, बट अब ये नॉर्मल जो उनके एक्चुअल प्रेशर होंगे उस हिसाब से चलेगा, और वो प्रेशर टोटली कम नहीं होंगे। समीर सर, हम देख रहे हैं बजट के प्रोविजंस के बाद कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो डाउनग्रेड हो रहे हैं। आज मैं कई रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं, खासतौर से ऑटो देख लें, ऑयल एंड गैस देख लें, यहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, टारगेट्स कम किए जा रहे हैं बड़े बड़े स्टॉक्स के। लेकिन क्या आपको लगता है इस बजट के दम पर कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका अपग्रेड होना चाहिए या जिनके लिए अच्छी बात है, पॉजिटिव है इस बजट में? उससे पहले मैं एक मिनट जरा ये ऑयल एंड गैस की बात कर दूं। मुझे लगता है कि हमारी सिक्योरिटीज इंडस्ट्री में जब भी कॉस्ट रिडक्शन करनी हो तो उन्हें सबसे पहले अपने सारे ऑयल एंड गैस एनालिस्ट फायर कर देने चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, कल सुबह तक हम सोच रहे हैं कि ये ऑयल एंड गैस में HPCL, BPCL को नुकसान होगा क्योंकि इंपोर्ट ऑफ ऑयल में ड्यूटी लग जाएगी। शाम को नहीं जी उसमें नहीं नुकसान हुआ, ONGC में हो गया, अब सडनली ONGC सेल हो गया, वो बाय हो गए। अब आपको ये नहीं समझ आई कि ये एक गवर्नमेंट के एक पेन से कभी वो कंपनी चल जाती है, कभी ये कंपनी चल जाती है। इसमें क्या एनालिसिस, क्या एनालिस्ट, क्या वैल्यू, क्या स्टॉक खरीदेंगे कि सुबह उसको सोच रहे हैं शाम को दूसरा हो गया। तो उस टाइप के स्टॉक्स ना खरीदने चाहिए, ना उनके एनालिस्ट एनालिसिस करने चाहिए, ना उनके एनालिस्ट होने चाहिए। आपको करना है कि जो नॉर्मल मार्केट से चल रहे हैं स्टॉक्स, इकोनॉमी से चल रहे हैं, कभी कभी छोटा मोटा गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हो जाता है जिससे 1-8% ऊपर नीचे उनकी परफॉर्मेंस हो जाती है। लेकिन ऐसा बिजनेस नहीं खरीदना चाहिए जो एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से सडनली 15% होनी खत्म हो गई। नाउ इन टर्म्स ऑफ गुड,
गुड में मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर, नॉट नेसेसरली पीएसयू बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू एंड बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल्स को फायदा हुआ है, क्योंकि बेसिकली अगर लोअर इंटरेस्ट रेट होते हैं तो उनको बेटर है उनके लिए। एंड इन जनरल अगर स्टेट ओन्ड बैंक्स का गिरना भी थम गया, जो वो लॉजिकल है, तो उससे वो बाकी की रिलेटिव परफॉर्मेंस फिर इंप्रूव होती है बाय गोइंग अप। अभी क्या हो रहा था कि क्योंकि ये स्टेट ओन्ड बैंक्स गिर रहे थे तो बिना भाग में सारे फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स गिर रहे थे, और तो उनका कोई मतलब नहीं था, विच इज व्हाट आई कॉल देवर लिविंग इन अ बैड नेबरहुड। इसलिए सारी प्रॉपर्टी प्राइसेस कम हो गई थी। आपने नेबरहुड को इंप्रूव कर दिया, आपने बाहर रोड बना दी, तो जो अच्छे घर है उनकी वैल्यू और डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगी। तो सर पीएसयूज पर ही आपसे, बैंक्स पर ही एक और राय लेना चाहता हूं। ये बताइए, जिस समय कल बजट आया सबने देखा कि जो फिगर है बैंक रिकैपिटलाइजेशन का वो तो कमजोर है, एकदम से यहां पर गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आए कि कंसोलिडेशन के लिए बैंक सरकार तैयार है, बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाएगा, वो तय करेगा और कितना पैसा किस बैंक में डालना है और किस तरह के बैंक्स को मर्ज करना है, इस पर फैसला लेगा। ये बताइए, ये पूरी रणनीति आपको सुनने में कैसी लग रही है? क्योंकि अभी बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष का नाम तय किया गया है, उसके ऊपर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं और क्या लगता है कितनी जल्दी ये सारी चीजें हो जाएंगी? क्योंकि पहले भी जो सरकारें आई हैं उन्होंने इस कंसोलिडेशन की बात तो करी है, लेकिन ये कंसोलिडेशन दरअसल होना काफी लंबी और जटिल प्रक्रिया है। आपका क्या मानना है सर? जब आपको सब कुछ पहले से ही पता है कि कुछ नहीं होना, तो क्या फायदा इतनी रिसर्च करने का? द पॉइंट इज, ये सब चीजें जब हो जाएंगी उसके बाद सोचना चाहिए, क्योंकि यूर एब्सोल्युटली राइट, ये बार बार ये बातें की जाती हैं। अगर ये गवर्नमेंट कर भी दे, जो कि कह सकते हैं कि गवर्नमेंट चलो भी ज्यादा सीरियस काम कर रही है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि 1 साल की बातें हैं, ये फिर भी 2-3 साल की बातें हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर में, अभी तो बोल दिया कि वी आर विलिंग टू रिड्यूस, फिर कहेंगे सॉरी इसके लिए बिल चेंज करना है, बिल्कुल इसके लिए हमें लॉ पास करना है। मेरे को तो सबसे बड़ा ये लगता है कि जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का न्यू सीईओ आया, उसकी तो सैलरी भी उसको गवर्नमेंट वाली मिली, उसको 1 रुपया एक्स्ट्रा भी नहीं दे पाए कि भाई तू प्राइवेट सेक्टर से आया है। तो ये चीजें हमारी कंट्री में बड़ी लंबे प्रोसेस की होती हैं, इसलिए हमें पहले सिंपल चीजें चाहिए होती हैं। वो सिंपल चीजें मिल गई कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ना करना, सर्विस टैक्स थोड़ा ज्यादा वो ना करना, कोई ज्यादा मॉरिशियस की बातें ना करना, ये सब बातें। और बाकी तो डे टू डे, किसी से आपने 2% ले लिया, किसी से 1% ले लिया, वो बातें हैं, उसका वो एक दिन में वो नॉर्मल हो जाता है। पर ये जो है कि इसके ऊपर हम पैसे लगाएंगे, इसमें हम पैसे नहीं लगा सकते। और मैं आपको ऐसे बिग पिक्चर बता सकता हूँ कि हम अपने इन्वेस्टर के पैसे बेटिंग में नहीं लगाना चाहिए कि अब हो जाएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये चीजें लंबी गेम की है। अच्छा सर, अब जो ग्लोबल माहौल को देखकर और यहाँ पर लोग बड़े डरे हुए हैं कि बजट के बाद बड़ी तेजी तो बनेगी नहीं, अब गिरना रुक जाए तो रुक जाए। लोग यहाँ से भी 8-10% की डाउन साइड रिस्क की बात करने लगे। क्या आप सहमत हैं? क्या इतनी कमजोरी की गुंजाइश है या फिर नहीं, ये 6,700-800 इसके आसपास जाकर बाजार रुक जाएगा, बहुत ज्यादा गिरने वाला नहीं? मुझे लग रहा है कि इंडिया की लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब थी कंपेयर टू द वर्ल्ड, तो इसलिए इन सम सेंस मे बी वी हैव ऑलरेडी डन दैट। अगर वर्ल्ड बहुत खराब हो जाए तो पता नहीं, बट अगर आप आजकल का नॉर्मल बाजार देखें जो एक दिन ऊपर एक दिन नीचे जाता है, लेकिन ब्रॉडली ऊपर जा रहा है। जस्ट टू टेल यू, चाइना जो कल आई थिंक कितना 4% गिरा था, लेकिन एक मंथ में अगर देखें तो इट वॉज अप 1% एंड इंडिया इज डाउन मे बी 8-9% करेंसी जोड़कर। तो अगर आप यूएस को देखें तो करीब 1 महीना पहले यूएस वॉज डाउन 10% एंड वी वर डाउन 8-9%। अब यूएस 4-5% डाउन रह गया सिर्फ। तो रिलेटिवली एक्चुअली इंडिया ने बहुत परफॉर्म खराब किया। तो इन दैट सेंस वो मुझे पार लगता था बिकॉज ऑफ बजट रिलेटेड इश्यूज। तो इसलिए रिलेटिवली हो सकता है कम हो। अगर वर्ल्ड बहुत ज्यादा गिर गया तो हमने 2008 में सीखा कि वी विल नॉट से कि इंडिया विल आउट परफॉर्म, इंडिया फिर उतना ही गिरेगा या ज्यादा गिरेगा। लेकिन अभी रिसेंट रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस इंडिया की आउट परफॉर्मेंस कहाँ बहुत नेगेटिव रही है, सो मे बी डजंट हैव दैट मच टू फॉल। तो अभी मैं 10% नहीं सोचूंगा। सर आपने ऑटो की, आपने बैंक्स की बात करी, ऑयल एंड गैस की बात करी, एक राय आपसे ऑटो पर भी लेना चाहता हूं। मारुति जैसे अच्छे शेयर, बढ़िया शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गए हैं। इंफ्रासेस 1% छोटी कार पर, 2.5% डीजल कार पर और एसयूवीज पर तो चलिए समझा हुआ था, लेकिन पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ियों के ऊपर सेस की बात दरअसल सोची नहीं थी किसी ने। आपने कैसे रीड किया और ऑटो सेक्टर के ऊपर अब आपका क्या व्यू बन रहा है बजट के बाद?
ये जी इस पर हमारा व्यू पहले भी नेगेटिव था और हम थोड़ा इन्वॉल्व है इस सेक्टर में नेगेटिव साइड में, पर उसको छोड़िए। लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ने कि उन्होंने सर्विस टैक्स 2% छोड़ दिया। अब उसके बदले में कहीं से वो लेना था। मुझे लगता है कि क्लीनर था कि उसको 2% बढ़ा देते और ये 25 चीजें छोड़ देते। वही मेरे को आई सेड इन द बिगिनिंग, वो मुझे नेगेटिव लगा कि आपने ब्रांडेड क्लोथ के ऊपर या जो भी क्लोथ के ऊपर 1000 रुपए के ऊपर तो टैक्स दे जाइए, वहां कार में दे जाइए, वहां डिविडेंड पे दे जाइए, ये सब अलग अलग करके सर्विस टैक्स आप 1% और बढ़ा लेते हैं। आपको अलाउड मीन एक्सपेक्टेड था एंड इट वाज टुवर्ड्स जीएसटी। अब मुझे ये डर लगता है कि अगर इस सेशन में सच्ची मुच्ची जीएसटी आ गया, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में बोला है, तो इसका मतलब है कि अक्टूबर में तो जीएसटी शुरू थ्योरेटिकली मुश्किल है बट उनकी तरफ से ऑन है, तो फिर उस दिन ये सारे टैक्स फिर पड़ेंगे क्या एक्साइज के, नॉट एक्साइज के, सॉरी सर्विस के। और एक कृषि कल्याण सेस एक और मिलेगा 50 बेसिस पॉइंट का। हाँ जी, एक कृषि कल्याण सेस और लगा है 50 बेसिस पॉइंट का। नहीं वो तो कह रहा हूँ, वो तो फिर एंड में आई थिंक अब्सॉर्ब करना पड़ेगा वो सारा कुछ जब कॉमन हो जाएगा। जैसे सीधे सर्विस टैक्स लगा लेते, उसको सर्विस टैक्स ना बोलकर ये भारत स्वच्छ भारत एंड देन ये लगा के आपने और कंफ्यूज कर दिया है कि जब जीएसटी हो जाएगा क्या ये रहेगा कि ये चेंज होकर सर्विस टैक्स बन जाएगा। अगर इसी को चेंज होकर सर्विस टैक्स बनना है तो पहले ही सर्विस टैक्स बोल दीजिए उसको, वो तो एक्सेप्टेड है, एक्सपेक्टेड है कि these two rates are supposed to converge। तो इसलिए ये सब चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग रही। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, द नंबर ऑफ टैक्सेस ये बहुत ज्यादा स्केरी लग रहे थे, नॉट देयर अमाउंट्स, बिकॉज अमाउंट वाज लेस देन व्हाट इट वुड हैव बीन अगर सीधे सर्विस टैक्स हम 2% बढ़ा देते। के लिए ज्यादा कम हो गया। बिल्कुल समीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास दिन हमारे साथ जुड़कर बजट पर और बाजार पर अपना पूरा विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए शुक्रिया आपका। तो ये थे समीर अरोड़ा, ये कहते हुए कि अब फिर से हमें ग्लोबल मार्केट्स की तरफ ही नजर रखनी होगी और एफआईएस की बिकवाली कब तक रुकती है ये बेहद अहम होगा। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन जी हाँ, हर ट्रेडिंग सेशन नया होता है, आज का भी कल से अलग होगा। ऐसे में आज के लिए क्या बनाए रणनीति बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और कल का सेशन हमने देखा भारी उतार चढ़ाव भरा रहा था। 850 पॉइंट का उतार चढ़ाव सेंसेक्स में एक ही दिन में देखने को मिला था। लेकिन आप बजट पर तो बनता है लेकिन देखिए कमजोरी के साथ मार्केट क्लोज हुआ है। हालांकि जो बाजार को डर था वो सब हुआ नहीं, लेकिन फिर भी देखिए गिरावट देखने को मिली। नए 52 हफ्ते के निचले स्तर छुए हैं मार्केट ने। ये बताइए आज का सेशन में एफजीएस निफ्टी ये संकेत दे रहा है कि बेहतर शुरुआत हो सकती है। उछाल में क्या बिकवाली करनी चाहिए या आपको लगता है पुल बैक देखने को मिल सकता है, इस तरह से उछाल बाउंस हो सकता है? ऊपर के लेवल पर बाजार टिकेंगे इसकी संभावना कम है। ऊपर के लेवल पर टिकने और कुछ अहम लेवल को पार करने की संभावना तभी बनेगी जब अब अगला कंट्रीब्यूशन आरबीआई की तरफ से आए रेट कट को लेकर। जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे कि आज आ जाए, कल आ जाए, इस हफ्ते आ जाए, ठीक है ना। तो अगर आरबीआई ने रेट कट किया तो बैंक निफ्टी मजबूत रहेगा और बैंक निफ्टी मजबूत रहेगा तो निफ्टी आपको अहम लेवल्स के नीचे नहीं जाते हुए दिखेगा या कुछ अहम लेवल के ऊपर निकलेगा। वो लेवल क्या है? 7100। वैसे आज के लिए 7050 7100 मेरा ऊपर का टारगेट लेवल है। 7100 के पार निकलकर बाजार टिके तो ही आप समझिए कि बाजारों में अब मंदी की पोजीशन काटकर थोड़ा तेजी के मूड में आ जाना चाहिए। तब तक ये सेल ऑन राइज का मार्केट है। निचले स्तरों पर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए पहला बड़ा स्टॉप लॉस जो बनता है वो है 6900 का और उसके नीचे फिसले तो फिर कल के लोस को स्टॉप लॉस मान ले। लेकिन जिस तरह से वायदा कारोबार में हेमंत पोजीशन बनी ना वो थोड़ी डराने वाली है। 6300 के पुट पर कल 11-12 लाख शेयर वहां जुड़े हैं। 6800 के पुट पर, 6600 के पुट पर जिस तरह से 8-8 लाख शेयरों का एडिशन हो रहा है तो नीचे के लेवल पे जो पुट एग्रेसिवली खरीदे जा रहे हैं वो कंफर्ट नहीं दे रहे। अब अगर रेट कट आ जाए तो बाजार थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। 14200 14500 बैंक निफ्टी पर ऊपर का लेवल है और बैंक निफ्टी में भी 14500 के ऊपर निकलकर टिक गया तो फिर बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग होगी, अच्छी तेजी होगी। तो लीडरशिप के लिए बैंक निफ्टी को ही देखना होगा और उसके लिए आरबीआई की तरफ से एक्शन आना चाहिए। ये बहुत जरूरी होगा बाजार को संभालने के लिए। तो डॉक्टर राजन के ऊपर अब सारा दारोमदार है कि अगर वो एक रेट कट देते हैं तो भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिल सकती है, वरना उछाल में बिकवाली। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। सिमी बॉम्बे से पूछेंगे कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पर आज उनकी नजर है। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज।
और चलिए लेते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति। हमारे साथ जुड़ चुकी है simivomik.com की सिमी भौमिक। सिमी, सबसे पहले तो ये बताएं निफ्टी पर क्या लेवल्स अहम है, कैसे ट्रेड करें अगर आज 40 अंक ऊपर खुल जाए तो। गुड मॉर्निंग अनिल जी। निफ्टी में जो अहम लेवल है वो आप जैसे बताया था 7100 का लेवल, वही अहम है। और मुझे लगता है कि निफ्टी अगर बहुत अच्छा शुरुआत दिखाता है, ओपनिंग में अगर 7100 के आसपास भी खुल जाता है तो भी हम लोग सेल ही करेंगे, क्योंकि 7120-25 का रेंज शायद निफ्टी क्रॉस नहीं करेगा और वापस नीचे आने का पूरा चांसेस है। कल का क्लोजिंग अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए 7100 से 7125 का मेरा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर स्टॉप लगा के हम लोग शॉर्ट ही करेंगे। उछाल में बिकवाली करने की राय सिमी की तरफ से निकल कर आ रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद सिमी से जानेंगे कि बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हमारे साथ सिमी भौमिक का हमारे एक्सपर्ट बनी हुई है। ब्रेक से पहले हमने उनसे पूछा कि निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, तो उन्होंने कहा उछाल में बिकवाली करनी चाहिए। लेकिन सिमी ये बताइए बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करें, क्योंकि कल भी हमने देखा था बैंक निफ्टी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था इस एक्सपेक्टेशन के चलते कि RBI गवर्नर की तरफ से एक रेट कट होगा। क्या ये मोमेंटम जो कल बना था आज जारी रह सकता है? या गुड मॉर्निंग हेमंत। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जो कल क्लोजिंग था, बहुत दिनों के बाद एक ऐसा फॉर्मेशन बना है चार्ट्स पर जिसमें कुछ बताने लायक है। मैं पूरा मतलब सेशन जो सीजन है बैंक निफ्टी में मैं बेयरिश थी, पर कल का क्लोजिंग के बाद लग रहा है कि बैंक निफ्टी में हो सकता है कि एक बॉटम बन गया है। पर जो भी है ऊपर में ठीक पाना भी मुश्किल है। 14,250 से 14,400 का रेंज क्रूशियल होगा इसके लिए, क्योंकि इस रेंज में लास्ट वीक का हाई भी है। इस रेंज में 3, 5, 13, 21 डे मूविंग एवरेज भी है। तो ये जो हर्डल है क्रॉस करके सस्टेन करना मुश्किल है। पर अगर आज थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ बैंक निफ्टी खुलता है तो शायद एक लॉन्ग जाने का ही सलाह देंगे, जिसका टारगेट 14,250 से 400 का होगा। पर निफ्टी में शुरुआत अगर स्ट्रेंथ के साथ होता है तो भी सेल करेंगे, अगर वीकनेस के साथ होता है तो कुछ नहीं करेंगे, ऊपर आने का इंतजार करेंगे और सेल ऑन रैली ही करेंगे। बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत गिरावट आते ही बाई करके ही खेलने का कोशिश करेंगे, पर 14,400 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन करेगा नहीं, ऐसा भी लगता है आज के दिन के लिए। हाँ, वैसे भी 14,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल्स में बैंक निफ्टी में। उसके पार जाने के लिए कुछ बड़े ट्रिगर की जरूरत होगी जो शायद RBI दे तो दे। चलिए, ये तो बात हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी की, लेकिन वो स्टॉक्स जो आज दे रहे हैं आपको ट्रेडिंग का मौका, बता दें आपको कौन से टॉप 5 स्टॉक्स। एविएशन शेयरों पर रखिए नजर, और आज कमजोरी का दिन हो सकता है। कल भी कमजोरी दिखी थी इनमें, लेकिन आज देखिए जेट, स्पाइसजेट, इंडिगो ETF की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है 4,175 रुपए की प्रति किलोग्राम। उसका असर नेगेटिव पड़ेगा। यहाँ कल ETF पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 14% हुआ था, तो दबाव में थे, और आज इस खबर का असर देखने को मिलेगा। लेकिन BEML पर नजर रखिए, यहाँ पॉजिटिव खबरें हैं। कोलकाता में मेट्रो बनाने के लिए 900 करोड़ रुपए का ऑर्डर इन्होंने जीता। तो कोलकाता में मेट्रो सिमी के लिए एक अच्छी खबर, यहाँ पर बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं कंपनियों के लिए। लेकिन एक्सिस बैंक और मैक्स इंडिया, मैक्स के लिए भी एक अच्छी खबर है, और वो ये कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 5% हिस्सेदारी खरीदी है एक्सिस बैंक ने 95 करोड़ रुपए में। कोटक महिंद्रा बैंक पर भी आपकी नजर आज होनी चाहिए। जापान का सुमितोमो कॉर्पोरेशन जो करीब 3.5% हिस्सेदारी रखता है इस बैंक में, उसमें से अपनी आधी हिस्सेदारी बेच रहा है। कल बुक खुल गई थी और 611 से 636 रुपए प्रति शेयर के बीच में सौदे डाले जा रहे हैं। तो देखना होगा अब कौन खरीदार सामने आते हैं अब, और देखना होगा ये भी कि जो बाकी बची हुई हिस्सेदारी है उसको लेकर क्या स्टेटमेंट्स आते हैं, क्योंकि एक ओवरहैंग रहेगा। आधी हिस्सेदारी वो बेच रहे हैं और आधी अभी भी बाकी है उनके पास। टेलीकॉम कंपनियों के लिए बजट में से फाइन प्रिंट में एक नेगेटिव खबर आती दिख रही है। टेलीकॉम के स्पेक्ट्रम का जो लेन देन, जो खरीदारी बिकवाली ये टेलीकॉम कंपनियां आपस में कर रही है, इस पर अब उन्हें सर्विस टैक्स देना होगा जो अब तक नहीं देना पड़ता था। तो ये जाहिर सी बात है कि भारतीय आइडिया, आरकॉम जैसी कंपनियों के लिए एक नेगेटिव खबर। और बाजार का क्या डायरेक्शन रहेगा बजट के बाद, किस तरह की दिशा, और निवेशक क्या करें इस बाजार में, ये बताने के लिए हमारे साथ अब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डायमेंशन कंसल्टिंग के CEO अजय श्रीवास्तव साहब। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताएं सर। धन्यवाद। क्या बजट को बाजार के लिए पॉजिटिव माना जाए, नेगेटिव, या फिर न्यूट्रल, आया और गया? नहीं, देखिए, आया गया तो नहीं मानेंगे, क्योंकि एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि UPA 3 की सरकार का बजट आ गया है आपके बाजार में।
तो आपको ये देखना है निवेशक के कि आपने अगर इन्वेस्ट किया था कि एक राइट विंग राइटेस्ट पॉलिसी के ऊपर में आपने एक बजट अपना इन्वेस्टमेंट थीसिस किया था तो वो कल बदल गया। तो इससे ये नहीं कह सकते हैं कि ये बजट एक ऑर्डिनरी बजट था आया गया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी गवर्नमेंट का मूड स्टैंड चेंज होने की। एक दूसरा कि कितना कंफ्यूजन है सरकार के अंदर में ये भी नजर आ गया कल हमारे को। तो निवेशक के लिए तो हमारी एक ही सलाह है थोड़ी सी ये, एक तो है कि कुछ शांत बैठें 3-4 दिन, देखें कि आरबीआई का क्या रवैया होता है इस बजट के ऊपर में, क्योंकि क्या पता इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, सीआरआर कम हो जाए या दोनों कम हो जाए। उसका एक जो रैली आएगी बाजार में उसको हम एडवाइज करते हैं कि उस रैली में अपने आप शेयर बेच के थोड़ा सा और हल्के हो जाइए, बिकॉज जिस तरीके का माहौल बन रहा है, जिस तरीके की पॉलिसी आ रही है, इससे ये तो जाहिर है बड़ा क्लियर कि ये इलेक्शन के लिए बजट है, ये विकास के लिए तो आप कह सकते हैं विकास के लिए है, बट किसके विकास के लिए है? डिमांड से इसमें इफेक्ट पड़ेगा, की सेक्टर्स पे इनमें प्रॉब्लम आएगी, रेडीमेड जिसमें एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है उसमें फर्क पड़ेगा, ज्वेलरी में, कार्स में। तो जो एक डिमांड जो प्रॉब्लम कर रही थी उसमें और प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए अगर कोई रैली आती है आरबीआई के एक्शन लेने के बाद जिससे इंटरेस्ट रेट कम हो या सीआरआर कम हो, उसको रैली को आप यूज करिए अपनी इक्विटी पोजीशन हल्का करने के लिए, ना कि उसको ऐड करने के लिए। तो सर कितनी डाउनसाइड अब आपको लगती है, क्योंकि जो लास्ट होप थी बजट वो तो निराशा ही दिखा रही है साफ तौर पर, जैसा कि आपने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि ये एक पॉलिटिकल बजट लग रहा है जो 5 राज्यों के चुनाव सामने सर पर खड़े हैं, उससे पहले किसानों को खुश करने के लिए, रूरल इकोनॉमी जो डिस्ट्रेस में थी उसको बढ़ावा देने के लिए जरूर दिख रहा है, लेकिन हर सेक्टर के लिए, ज्यादातर सेक्टर्स के लिए नेगेटिव है। कितनी डाउनसाइड दिखती है आपको यहां से मार्केट में? अब देखिए हम निवेश करते हैं डाउनसाइड देखने के लिए नहीं, निवेश करते हैं कि हमें अपसाइड क्या मिलेगी, हमारी रिटर्न्स क्या आएगी। तो हमारा व्यू हमेशा कहता है कि मुझे वहां पैसा डालना है जहां पे मेरे को रिटर्न आए। अब डाउनसाइड तो बाजार की कुछ भी हो सकती है, विदेशी तो बेच रहे हैं, देखिए अब कल भी उन्होंने काफी बिकवाली करी है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एलआईसी जैसे खरीदे जा रहे हैं, और इसलिए बहुत जरूरी है जैसे एलआईसी के निवेशक भी जैसे हैं वहां पे, उनको भी ये देखना है कि जितना गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम हुआ एलआईसी ने लिया, जब भी शेयर मार्केट गिरता है एलआईसी ने लिया, एलआईसी ने पिछले 8 महीने से लगातार खरीदारी करी है। म्यूचुअल फंड का तो नाम ही छोड़ दीजिए, उन्होंने तो क्या किया है वो छोड़ दीजिए इसको आप। तो इसका अगर स्टॉक मार्केट नहीं बढ़ेगी 20-30% तो उसका परिणाम लॉन्ग टर्म रिटर्न पे क्या होगा इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड में, कस्टमर में। तो आप बॉटम को छोड़िए, आप ये देखिए कि आपके पास वो शेयर है जिसमें चांसेस हैं कि आपके रिटर्न आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो आप फिर अपना पैसा निकाल के बाहर आ जाइए। अगर आपको लगता है कि कमिटमेंट बाय है, आप रख सकते हैं इस शेयर को, तो आप उन शेयरों को रखिए। तो डाउनसाइड तो कुछ भी हो सकती है भाई, डाउनसाइड में कोई देखने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टर को अपसाइड देखनी चाहिए, ना कि मेरा कितना लॉस हो सकता है। सर बजट के बाद कहीं कोई मौके दिखते हैं आपको बाजार में पैसा लगाने के? यदि हाँ तो कहां? देखिए हमने तो सलाह दी है कि अगर आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है, कल भी की थी हमने, उसको आप इंक्रीज मत करिए, जो रैली मिलती है उसमें आप हल्का करिए। तो उल्टा तो इस बजट के अंदर आप देखेंगे सेक्टर टू सेक्टर आप चलेंगे तो शायद ही कोई एक सेक्टर होगा जिसे मैं कह सकता हूं थोड़ा सा वो फायदा होगा, वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का। उसमें 4-5 कंपनियां हैं, उसमें आप इकट्ठा कर सकते हैं, बट वो ऐसी कोई कंपनियां नहीं है जिसमें रिटर्न 4-5% गुना हो जाएगी आपकी रिटर्न। हाँ 20-30% रिटर्न आएगी, बिकॉज कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर में काफी बिजनेस आएगा, ये तो डेफिनेट है इस गवर्नमेंट के अंदर में। तो आई थिंक इसको लेके चले। दूसरी कंपनियां हैं जो बिल्कुल रूरल मार्केट्स में हैं, उसमें शायद थोड़ा सा फर्क पड़ेगा उनके डिमांड के ऊपर में, उनके वॉल्यूम्स के ऊपर में। तो शायद थोड़ा सा एफएमसीजी कंपनी ले लीजिए, थोड़ा सा मोटरसाइकिल कंपनी ले लीजिए, थोड़ा सा आप ये कंस्ट्रक्शन कंपनी ले लीजिए। इन 3 कंपनी को तो शायद फर्क डेफिनेटली पड़ेगा इस बजट से, और क्योंकि एग्रो में कोई खास कंपनी है नहीं हमारे पास में, तो ये 3 सेक्टर लेके चलेंगे तो आई थिंक इनको 3 को तो डेफिनेटली कल फायदा हुआ है बजट में। सर और इन 3 सेक्टर्स में कोई अगर शेयर के नाम भी आप हमसे शेयर करें, कौन से स्टॉक्स होंगे जिनको सबसे ज्यादा फायदा आपके लिहाज से हो सकता है? देखिए आप तो सभी गाइडलाइन जानते ही हैं कि हम शेयर का नाम तो ले नहीं सकते हैं, बट इसमें आसान बात यह है कि सिर्फ 4-5 कंपनियां हैं जिनकी बैलेंस शीट ठीक है, जो काम ठीक कर रही हैं, उसके ऊपर कंपनियां नहीं है। तो आप अगर जाके देखेंगे कंस्ट्रक्शन कंपनीज तो आपको 4 कंपनी नजर आएंगी सिर्फ इस देश में, और कोई कंपनी भी नहीं है, तो इतना ढूंढना भी नहीं पड़ेगा आपको। ये बात तो सही है एकदम कि
एफएमसीजी में कंपनियां ढूंढना आसान है। शुक्रिया अजय जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, बजट पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बाजार के दिग्गज भले बजट से बहुत ज्यादा खुश न हो, लेकिन कॉर्पोरेट इंडिया वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट से खुश है। आइए सुनते हैं उनकी राय। जो लोग 10 लाख से ज्यादा डिविडेंड कमाते हैं उसको डबल टैक्स देने पड़ेगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी होगा और इनकम टैक्स भी रहेगा। ये अनफेयर नहीं है क्योंकि ये ऊंची इनकम के लोग रहेंगे। सबसे पहले जो फिस्कल डिसिप्लिन 3.5% जो बोली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर देश की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी डिपेंड होती है। साथ में जो 9 पॉइंट एजेंडा फॉर बिल्डिंग इंडिया जो जेटली जी ने रखा, दैट इज विथ अ पर्पस कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर, फार्म, रूरल, इन सब के लिए जो पैसे एलोकेट किए हैं ये हिंदुस्तान की फंडामेंटल्स के लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। It was a very comprehensive budget in the sense that it covers almost every part of the economy. अगर आप rural areas देखें, there was a lot for the rural economy. There was a lot for agriculture. There was a lot for irrigation. There was a bit for infrastructure. There was something for housing. There was something for startups. So it was a very, very comprehensive budget. ओके, चलिए तो ये बड़े दिग्गजों की राय। बजट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। सिमी तो हमारे साथ बनी हुई है, चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया जुड़ेंगे हमारे साथ, जाने माने एक्सपर्ट अमरीश बलिगा हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। आप देखते रहिए CNBC आवाज। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं तकनीकी राय देने के लिए। सिमी भौमिक तो हैं ही, अब फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अमरीश बलिगा आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में। और वायदा कारोबार की रणनीति आज हम लेंगे चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया के साथ। आप सबका भी स्वागत है। सुमित, शुरुआत आप कीजिए, बताएं निफ्टी को ट्रेड कैसे किया जाए? क्या 7100 के पार निकलने के कोई संकेत हैं या फिर रेंज बाउंड रहेगा? क्या होगा सौदा आज आपका? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मुझे निफ्टी की अब ये जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी आ रही है, जिस हिसाब से मूवमेंट देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए मुझे ये समझ में आ रहा है कि नीचे में जब तक अब 6800 ब्रेक नहीं करता, लोअर लेवल्स पे शॉर्ट करना सही नहीं रहेगा निफ्टी को। एक्चुअल मोमेंटम निफ्टी का स्टार्ट होगा 7100 के बाद, जिसके अंदर निफ्टी हमको देखने को मिल सकता है 7300 के लेवल तक। यानी ओवरऑल अगले 20-25 दिनों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होती है 6800 नीचे में और 7300 ऊपर में, ये इसी रेंज में खेलने वाला है। जहां तक प्योर ट्रेडिंग कॉल का सवाल है अनिल जी, आई थिंक मैंने एक बाय का कॉल बनाया हुआ है इसी रेंज के अंदर। मेरा स्टॉप लॉस है 6800 का और ऊपर में टारगेट है 7300 का। प्योर पोजिशनल कॉल है ये, 10 से 15 दिन या शायद 20 दिन के लिए भी 7000-6900 के बीच में लॉन्ग इनिशिएट करेंगे निफ्टी को, 6800 का स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर में इंट्राडे का पहला पड़ाव रहेगा 7100 और 7100 ब्रेक करने के बाद हमको आने वाले दिनों में 7300 भी देखने को मिल सकता है। अगर 7100 ब्रेक किया कन्विंसिंगली तो 7300 बहुत शार्प रैली देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए 7300 तक निफ्टी हो सकता है, ये राय सुमित की निकल कर आ रही है। लेकिन अम्बीश, हाय गुड मॉर्निंग, आप कैसे अप्रोच करेंगे भारतीय बाजारों को आज बजट के बाद? अब क्या लगता है यहाँ से जो अगले 15-20 दिन है, मार्च सीरीज में हम जनरली देखते हैं लिक्विडिटी का भी एक कंस्ट्रेन होता है और 15 मार्च को एडवांस टैक्स के नंबर्स भी देने हैं, तो क्या लैक ऑफ बाइंग की वजह से ही बाजार गिर सकता है या आपको लगता है तेजी देखने को मिलेगी? गवर्नर साहब ने एक रेट कट दे दिया तो मुझे तो लगता है कि एक रेंज बाउंड रहेगा 6850 to 7250। जब तक ये रेंज तोड़ता नहीं है ऊपर या नीचे में, आई डोंट थिंक वन शुड बी टेकिंग एनी एक्शन। तब तक मेरे लिए ये नो ट्रेड जोन है जो मैं बोलते आ रहा हूँ। And clearly from the budget there is absolutely nothing for the markets except कि nothing positive, nothing very negative also, क्योंकि I mean there was nothing specifically very negative for the markets, but जो like थोड़ा बहुत expectation था कि LTG long term capital gains पे कुछ नहीं करेंगे, कुछ बुरा नहीं हुआ। I think that itself is a big positive for the markets, and at the same time for the corporates, I mean there is nothing really, it was meant only for the rural India, तो मुझे लगता है कि इसके कारण आई थिंक द मार्केट्स विल लैंग्विश। आई थिंक द ओनली पॉसिबल ट्रिगर फॉर द मार्केट्स कुड बी आरबीआई का यदि रेट कट आता है, आई थिंक दैट विल बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। बजट से तो कुछ हुआ नहीं, अब आरबीआई गवर्नर कुछ करे तो अलग बात, लेकिन बाजार की बड़ी दिग्गज एफआईज इस बजट को कैसे देख रही हैं और उनका क्या व्यू अब बन रहा है बाजारों पर, और बजट को कैसे एनालाइज किया जाए उनके व्यू से, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बाजार के एक और जाने माने दिग्गज मॉर्गन स्टैनली इंडिया के एमडी रिदम देसाई, इस छोटे से ब्रेक के बाद।
और चलिए बाजार का क्या रहेगा, आगे का डायरेक्शन क्या होगी, दिशा, और कैसे आप इस बाजार को करें अप्रोच, ये जानने की कोशिश करते हैं। खासतौर से एफआईज के नजरिए से हमारे साथ देश की दिग्गज एफआई मॉर्गन स्टैनली इंडिया के एमडी रिदम देसाई साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रिदम सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एफआईज की व्यू से क्या फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा सफिशिएंट है कि बजट बहुत अच्छा है, ये मान लेंगे? आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर पिछले दिनों जो मार्केट्स में, ग्लोबली जो मार्केट्स में जो हलचल मच रही है, उसको देख के आई थिंक उन्होंने डिसाइड किया कि ये समय नहीं है पंप प्राइमिंग का, ये समय है फिस्कल पाथ पे रहने का, और उन्होंने फिर ये 3.5% का नंबर दिया है। और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 2 साल से, उससे ये कॉन्फिडेंस आता है कि ये नंबर बरकरार रहेगा। तो इसलिए आपने देखा बॉन्ड्स में रैली आ गई तुरंत, क्योंकि आई थिंक बॉन्ड मार्केट को ये नंबर अच्छा लगा। और मेरे हिसाब से ये कंट्री इकोनॉमी के लिए भी अच्छा ही नंबर है, क्योंकि माहौल ग्लोबली काफी डमाडोल है। तो इस माहौल में पंप प्राइमिंग करना थोड़ा रिस्की होता। तो भले यहाँ इंडिया में थोड़ा ग्रोथ चाहिए, तो उन्होंने बैलेंस किया है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ दिखाया है, रोड्स में ग्रोथ है, रेलवेज में ग्रोथ आएगा, तो वहां से उनको ग्रोथ मिल जाएगा। और फिस्कल डेफिसिट 3.5% उन्होंने मेंटेन करने के लिए थोड़ा इधर उधर टैक्स बढ़ा दिया है। तो नंबर्स ठीक ठाक लग रहे हैं, रिलायबल है। हाँ, रिलायबल है। थोड़ा सा डिबेट कर सकते हैं हम सब जगह, लेकिन उन्होंने सब जगह थोड़ा थोड़ा रूम छोड़ा है। जैसे कि उन्होंने एक टेलीकॉम का नंबर डाला है 98,000 करोड़ का, जो लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन साथ में एक्साइज ड्यूटी का नंबर काफी कम दिखा दिया है, तो बैलेंस हो जाता है। तो उन्होंने रेवेन्यू में थोड़ा कम दिखा दिया, थोड़ा खर्चे में थोड़ा कम दिखा दिया है, कहीं कहीं थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो वो तो होते रहता है बजट टू बजट, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक लग रहे हैं नंबर्स। और मेरा ये मानना है कि फाइन प्रिंट में कुछ खराब नहीं था, और ये नहीं हुआ है। पिछले चंद सालों में हमें फाइन प्रिंट से बहुत परेशानी हुई है। तो ये आपने अगर देखा मार्केट को जो रिलीफ मिला बजट स्पीच के बाद, मेरा मानना है ये रिलीफ मिला कि फाइन प्रिंट में कुछ नहीं था। तो पहले गिरा मार्केट जब उनको ये डिविडेंड टैक्स आया और कॉर्पोरेट टैक्स कट नहीं आया, और ये 2-3 जो अनाउंसमेंट हुए, साथ ऑप्शंस पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ गया, लेकिन फिर जब फाइन प्रिंट में कुछ नहीं आया तो मार्केट को लगा ठीक है, अगर बजट है तो हम ठीक है। तो मेरा मानना है कि मार्केट के लिए बजट खराब नहीं है, ठीक ठाक है, पार फॉर द कोर्स है, जिसे हमने आज सवेरे उसको डिस्क्राइब किया है। तो आई थिंक ये बजट का मेरा अनुमान है। सर, गुड मॉर्निंग। आपसे ये जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं आप सुबह से आज एक एफआईएस की कॉन्फ्रेंस कॉल में बिजी थे, एफआईएस का व्यू अब किस तरह का लग रहा है? क्या उनकी बिकवाली थमती हुई दिखेगी इस बजट के बाद, या फिर वो जारी रहेगी क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर सेल ऑफ का प्रेशर है? हाँ। उस पर क्या व्यू है सर? देखो, आप एफआईएस का जो लॉन्ग टर्म व्यू है इंडिया पे, वो ठीक ठाक है। लॉन्ग टर्म में वो इंडिया पे काफी बुलिश है। इनफैक्ट पूरे इमर्जिंग मार्केट वर्ल्ड में आई थिंक इंडिया अभी भी नंबर 1 या नंबर 2 के स्थान पे है उनके नजरिए से। प्रॉब्लम यह है कि इमर्जिंग मार्केट्स में आउटफ्लो हो रहे हैं, और बाकी सब मार्केट्स में काफी बिकवाली हो गई है, और उस बिकवाली के कारण इंडिया का जो ओवरवेट पोजीशन है वो काफी बढ़ चुका था। तो वो थोड़ा ऊपर से अभी स्किमिंग हो रहा है। ये बिकवाली रुक जाएगी कि नहीं, इसका जो फोरकास्ट है ये इमर्जिंग मार्केट पे आधारित है, ना इंडिया पे। और मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग एग्जॉशन हो रहा है। तो मैं देख रहा हूं ब्राजील, टर्की, रशिया, ये जो काफी पिटे हुए मार्केट्स थे, ये मार्केट्स बॉटम आउट हो गए फरवरी में, काफी ड्यूरेबल बॉटम लगा दिया उन्होंने, वहां से वो बढ़े। इनफैक्ट ईयर टू डेट ये तीनों मार्केट्स ऊपर है, पॉजिटिव, ब्राजील अच्छा प्रदर्शन। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि सेलिंग एग्जॉशन हो चुका है। तो होपफुली ये अभी जो इंडिया में भी सेलिंग है वो अप्रैल के महीने तक खत्म हो जाए। बाजार की सबसे बड़ी चर्चा का विषय बजट में बैंक्स, 25,000 करोड़, क्या आपको लगता है ये काफी है बैंक्स के लिए? फिर से लोग बैंक्स के शेयर में खरीदारी करें उसके लिए। और दूसरी बात ये कि बाजार में कल से बड़ा हल्ला हो रहा है, रेट कट आने वाला, और अप्रैल से पहले आ जाएगा। क्या आप भी उसी कैंप में हैं? पहले रेट कट की बात करते हैं, तो हमारा ये मानना था कि अप्रैल में रेट कट आना चाहिए। अब मेरे हिसाब से कोई जरूरत, आई डोंट सी व्हाई आरबीआई शुड एडवांस इट, कि क्यों मार्च में करे। इंटर मीटिंग रेट कट की क्या जरूरत है? बिल्कुल, ओके, अप्रैल में जो मीटिंग के वक्त करना है तो वो मीटिंग के वक्त करेंगे। आई थिंक ये अगर मार्च में हो गया तो मैं काफी सरप्राइज हो जाऊंगा। मेरा मानना है कि कोई जरूरत नहीं है आरबीआई को आज या कल मीटिंग करके एक रेट कट करना, लेकिन अप्रैल में आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हो सकता है। और 3.5% का जो फिस्कल टारगेट है, उससे आई थिंक आरबीआई का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा कि एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है।
अब रही बात स्टेट ओन्ड बैंक्स की, पीएसयू बैंक्स की, तो हमारा ये मानना है कि जो रिकैप है वो काफी बड़ा होना चाहिए। सरकार ने वो नहीं किया है क्योंकि सरकार का प्लान थोड़ा सा अलग है हमारे मानने से, और हमारा और सरकार के बीच में ये थोड़ा सा अंतर है व्यू में। तो उनका ये कहना है कि अगर आप देखिए पिछले 25 सालों से एसओई बैंक्स में हमेशा से ये लेंडिंग प्रॉब्लम आया है। जब भी साइकिल ऊपर गया है उन्होंने लेंडिंग की, फिर साइकिल नीचे आया तो लेंडिंग में प्रॉब्लम आया, एनपीएल आया, टैक्स पेयर से आपने पैसा इकट्ठा करके उनको रिकैप कर दिया और फिर नेक्स्ट साइकिल में वो रुपये हुआ है। तो उनका ये मानना है कि अब ये कल्चर चेंज लाना है, ये जो लेंडिंग कल्चर है उसको चेंज करना है। अगर हमने रिकैप कर दिया आसानी से तो वो लेंडिंग कल्चर चेंज रुक जाएगा। जो परिवर्तन लाना है उनको, वो फंडामेंटल परिवर्तन लाना है। तो उसको नजर में रखते हुए आई थिंक ये उनका तो यही प्लान था। उन्होंने कोई एक्सपेक्टेशन बढ़ा के नहीं रखी थी, हमारा एक्सपेक्टेशन थोड़ा अलग सा था। तो आई थिंक ये क्योंकि इनलाइन आया तो इसलिए आई थिंक एसओई बैंक्स के स्टॉक्स पे प्रेशर आ गया था। अब हमारा तो अब भी मानना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लुक बेटर, वहां पे बिजनेसेस ज्यादा अच्छे हैं, वहां पे एनपीएल्स का रिस्क ज्यादा कम है, तो वहीं पे फोकस करना चाहिए। ओके, प्राइवेट बैंक्स अभी भी बेहतर रहेंगे, निवेश के मौके वहां पर होंगे। रिदम सर से हमारी बातचीत जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगा न सिर्फ ये बातचीत होगी बल्कि प्री ओपनिंग सेशन भी होगा, रुपए की शुरुआत भी होगी। देखेंगे आज भारतीय बाजार कैसे खुलते नजर आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक।